तारीख 5 अप्रैल 2015। वक्त शाम के 5:30 बजे। भारत की राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तूफानी जीत हासिल करके हाल ही में दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंच से गरजते हुए बोलते हैं। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। ये सुनकर जनता तालियों की गूंज से पूरा माहौल बना देती है। अरविंद केजरीवाल ये सब बातें एक हेल्पलाइन को लॉन्च करते हुए कर रहे हैं। कैसी हेल्पलाइन? एंटी करप्शन हेल्पलाइन। करप्शन जिसे मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी और सरकार बनने के 1.5 महीने के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल एंटी करप्शन हेल्पलाइन भी ले आए थे, इस दावे के साथ कि हमने जो कहा है वो करने जा रहे हैं। 9 साल बाद अप्रैल 2024 अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो अचानक से वायरल होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी कही बातें अब सच हो रही थी। मनीष सिसोदिया साल भर से ज्यादा जेल में है। उनकी सरकार में रह चुके मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं और खुद अरविंद केजरीवाल भी जेल जा चुके हैं। सात साल पहले उनके मुंह से निकली तमाम बातें सच साबित हुई। करप्शन को जड़ से मिटाने का दावा करते हुए सत्ता में आई पार्टी के कई सारे मेंबर पर खुद करप्शन के चार्जेस लगे। पहले आम आदमी पार्टी के विधायक गिरफ्तार होते थे, फिर मंत्री होने लगे और एंड में खुद मुख्यमंत्री तक को जेल जाना पड़ा। अब ये गिरफ्तारियां कानून के दायरे में है या इनके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? क्या है पूरा इतिहास, आइए समझते हैं। वक्त 80 के दशक का सेकंड हाफ। जगह IIT खड़गपुर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। रैंकिंग चल रही है। कुछ सीनियर नए स्टूडेंट्स शोले का सीन परफॉर्म करा रहे हैं। एक लड़का हेलन बना है जो झूम झूम कर नाच रहा है। उसके पीछे एक और लड़का जलाल आगा बना महबूबा महबूबा गा रहा है। ये सब हो रहा है गब्बर के आगे। गब्बर बना है एक दुबला पतला चश्माधारी लड़का जो बड़ी सीरियस तरीके से करेक्टर में घुसा हुआ है। गब्बर भारतीय सिनेमा का सबसे खूंखार, सनकी और जिद्दी आदमी। पर जो लड़का गब्बर का रोल प्ले कर रहा है उसे देखकर लगता नहीं इनमें से कोई भी गुण उसके अंदर होगा। पर किसे पता था कि आगे चलकर इनमें से कम 2 गुण तो उसमें जरूर ही पाए जाने वाले थे, सनक और जिद। 80 के दशक में जो लड़का शर्माता हिचकिचाता, लगभग 3 दशक के बाद वो दिल्ली का 7वां मुख्यमंत्री बनता है। नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म। तारीख 16 अगस्त 1968। जगह हरियाणा के भिवानी जिले का सिवानी कस्बा। पिता गोविंद राम इलेक्ट्रिक इंजीनियर, माँ गीता देवी हाउसवाइफ। सोनीपत, हिसार और गाजियाबाद में स्कूली शिक्षा। 1985 में IIT JEE क्लियर किया, फिर IIT खड़गपुर जहां केजरीवाल की इमेज एक सज्जन बच्चे की थी। IIT के बाद केजरीवाल ने टाटा स्टील ज्वाइन की। उनकी जमशेदपुर में पोस्टिंग हुई। फिर 1992 में नौकरी से छुट्टी लेकर सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी शुरू की। कामयाब हुए तो सरकारी नौकरी भी लग गई। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर बने और इसी नौकरी के दौरान कहीं नींव रखी गई परिवर्तन की। परिवर्तन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुछ अन्य साथियों की संस्था थी। 2005 में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कबीर नाम का NGO शुरू किया जो चंदा लेता था। परिवर्तन और कबीर का फोकस था RTI पर। ये वो वक्त था
जब केजरीवाल की काम की धमक दुनिया तक पहुंच रही थी। इसी के चलते उनकी झोली में आ गिरा एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला रोमन मैग्सेसे अवार्ड। इसके बाद एक और संस्था का जन्म हुआ, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन PCRF। केजरीवाल ने मैग्सेसे अवार्ड की मुकम्मल इनामी राशि इन संस्था को शुरुआती फंड के तौर पर दे दी और इससे शुरू किए गए RTI अवार्ड। ये अवार्ड उन लोगों को दिए जाने थे जो RTI के काम के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड थे। PCRF की फाउंडेशन के मेंबर थे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अभिनंदन सेखरी। इन दोनों के अलावा दो और PCRF के ट्रस्टी थे। वो दो नाम जो पहले अरविंद केजरीवाल के हमकदम हुआ करते थे और बाद में घोर दुश्मन। वो दो नाम है प्रशांत भूषण और किरण बेदी। साल 2010 के आखिर में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने भी एल्गार किया था, एक तटस्थ लोकपाल की मांग करके। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल से किशन बाबू राव हजारे यानी के अन्ना हजारे आ मिले और देश की राजधानी की सड़कें आंदोलनकारियों से भर गई। 2011 की शुरुआत में एक ग्रुप बना इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी IAC। केजरीवाल और अन्य साथियों के साथ अन्ना हजारे और किरण बेदी भी इसमें शामिल थी। IAC की मांग थी जन लोकपाल बिल। 5 अप्रैल 2011 को दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना का अनशन शुरू हुआ। ये आंदोलन बम्पर हिट हुआ। अरसे बाद जनता सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस सरकार बैकफुट पर चली गई थी। 9 अप्रैल 2011 के सुबह अन्ना ने अपना 98 घंटे लंबा अनशन खत्म किया। अन्ना का दूसरा अनशन शुरू हुआ 16 अगस्त 2011 से, जो कि संसद में रेजोल्यूशन पास होने तक चलता रहा। इस बार अनशन की टाइमिंग थी 280 घंटे। इस तमाम घटनाक्रम में अरविंद केजरीवाल अन्ना की परछाई बने रहे। अन्ना भारत के बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ गए थे। साथ ही केजरीवाल का चेहरा भी नेशनल लेवल तक पहचाना जाने लगा। टीवी चैनल ने केजरीवाल को नाम दिया था अन्ना का अर्जुन। एक पॉपुलर कहानी ये भी है कि 2012 के आखिर में कांग्रेसी नेताओं के बड़बोलेपन ने आम आदमी पार्टी की बुनियाद में ईंटें रखना शुरू कर दी थी। उन्होंने चैलेंज उछाला था, एक्टिविज्म के नाम पर अराजकता फैलाना आसान होता है, सिस्टम बदलने का इतना ही शौक है तो चुनाव लड़ो और सिस्टम को बदल कर दिखाओ। चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि पार्टी बनने की तैयारियां ऐसे किसी चैलेंज से लगभग साल भर पहले ही शुरू की गई थी। अरविंद केजरीवाल के आंदोलन के दिनों में साथी रहे एक पत्रकार के मुताबिक 2011 के आखिर में ही लगने लगा था कि ये लोग कुछ बड़ा करने की फिराक में हैं। इस बात को आम आदमी पार्टी के एक बड़े कार्यकर्ता भी फोर्स देते हैं। उनके मुताबिक पार्टी बनने की सबसे पहली बातचीत जनवरी 2012 में हुई थी और जो दो लोग इस बातचीत का हिस्सा थे उनका कभी पार्टी से संबंध रहा ही नहीं, अन्ना हजारे और पत्रकार पुण्य परसून वाजपेयी। 2012 को जनवरी में अन्ना हजारे गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। वहीं के कमरे में पुण्य परसून वाजपेयी ने अन्ना से आंदोलन को राजनीतिक पार्टी की शक्ल देने पर सवाल पूछा तो अन्ना हजारे का रवैया था कि विचार करते हैं, देखते हैं। हालांकि आगे चलकर अन्ना ने इस पूरी बात से किनारा कर लिया। केजरीवाल की टीम को साफ साफ बोल दिया था कि मेरा नाम इस्तेमाल मत करना। 2012 की शुरुआत से ही IAC में मतभेद उभरने लगे थे। सितंबर 2012 आते आते टीम अन्ना 2 हिस्सों में पड़ चुकी थी। 18 से 19 सितंबर को दिल्ली में चली 9 घंटे की मीटिंग के बाद फैसला लिया गया कि टीम अन्ना को भंग किया जाए। अन्ना हजारे ने मीटिंग के बाद कहा कि मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा, उनके लिए कैंपेन भी नहीं करूंगा। मैंने उनसे कह दिया है कि मेरा नाम इस्तेमाल ना करे। अन्ना हजारे ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के उस सर्वे को भी मानने से इनकार कर दिया जिसमें बताया गया कि जनता पार्टी बनने के सपोर्ट में है। तब तक अरविंद केजरीवाल भी अन्ना के साय से निकल चुके थे। वो अपने कुछ साथियों के साथ अलग हो गए थे। किरण बेदी अन्ना के साथ ही रही। उस वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तमाम डोमेन कंट्रोल आगे चलकर आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट बने अंकित लाल के पास थे। 19 सितंबर की मीटिंग के बाद उनके पास किरण बेदी के ऑफिस से एक कॉल आया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वेबसाइट उन्हें हैंड ओवर कर दी जाए। अंकित लाल अरविंद केजरीवाल के पास गए और बोले, देखिए मैं चाहूँ तो देने से इनकार कर सकता
सकता हूँ, कोई इस पर क्लेम नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल ने कहा, नहीं यार दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अंकित ने पूछा क्यों, तो अरविंद का जवाब था, अगर वो IAC चलाना चाहते हैं तो चला लेने दो, हम लोग कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी वजूद में आई। चुनाव चिन्ह चुना गया झाड़ू। पार्टी के लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेसी मिनिस्टर मनीष तिवारी ने कहा कि देश में 1453 रजिस्टर्ड पार्टी है, एक और सही, लेकिन ये बहुत जल्द साबित होने वाला था कि आम आदमी पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं, ये तो कुछ अलग ही शे है। ये वो शे थी जिसने दिल्ली से कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंका। आम आदमी पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता दिल्ली की सड़कों पर थे। गली मोहल्ले तक पहुंच बनाई जा रही थी। उन मुद्दों पर बात करने का माहौल बनाया जा रहा था जो जनता को सीधे तौर पर अफेक्ट करते थे। बिजली, पानी जैसे बुनियादी बातें। इन्हीं बुनियादी समस्याओं को एड्रेस करते हुए एक नई नवेली पार्टी भारतीय राजनीति में कुछ हंगामा करके दिखाने वाली थी। इतिहास लिखा जा रहा था। इस देश की दो बड़ी पार्टियां बहुत चक्का रह जाने वाली थी। उन दिनों अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ था, 9718500606। दिल्ली के लोग यहां फोन करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते थे। केजरीवाल आगे आगे चलते और दिल्ली उनके पीछे पीछे। बहुत जल्द वो वक्त भी आ गया जब एक नई नवेली पार्टी ने राजनीति के धुरंधरों को पटखनी दिला दी थी। एक इंटरव्यू में कहे गए अरविंद केजरीवाल के शब्द सच साबित हो गए। उन्होंने कहा था, इन्हें हम राजनीति सिखाएंगे जी, और उन्होंने सिखा भी दी और खुद भी सीख ली। आम आदमी पार्टी का वादा था बिजली का बिल आधा करना और 700 लीटर तक पानी मुफ्त देना। मुख्यमंत्री बनने के 48 घंटे के अंदर आपके बिजली के रेट आधे कर दिए थे, किए थे कि नहीं किए थे? जिस जिसके बिजली के बिल कम हुए थे हाथ खड़े करो जरा से। सब लोगों के बिजली के बिल आधे कर दिए थे हमने। बाकी पार्टियां इसका मजाक उड़ा रही थी। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद दिल्ली में सरकार बनाने की तरफ देख भी नहीं रही थी। आम आदमी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। ऐसे में हल एक ही था कि केजरीवाल कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बना ले। पर समर्थन लेते कैसे? उन्होंने कभी कसम खाकर कहा था कि बीजेपी या कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। इंटरनल डिस्कशन में ये बात हुई थी कि पार्टी सरकार बनाने से मना करने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस बना नहीं रही। आपको जनता ने भरपूर वोट दिया था तो पार्टी तो बनानी ही आपको पड़ेगी। ये चॉइस का सवाल ही नहीं था। ऐसे में रायशुमारी करने का फैसला हुआ। केजरीवाल जनता के पास ही गए राय मांगने। फिर एक दिन बताया गया कि जनता की राय सरकार बनाने के पक्ष में है और इस तरह अरविंद केजरीवाल दिल्ली राज्य के 7वें मुख्यमंत्री बने। 2014 पिछले 1.5 महीने में आम आदमी पार्टी की नई नवेली सरकार और केंद्र में अलग अलग मुहाज पर जंगें लड़ी गई थी, चाहे दिल्ली पुलिस का असहयोग हो या जन लोकपाल बिल। फिर पूरे देश ने एक मुख्यमंत्री को धरने पर बैठे हुए देखा। नीली रजाई में रेल भवन के सामने खुले में सो रहे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर मीडिया की दुलारी बन गई थी। दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल फ्लोर पर ना जा सका। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का ऐतिहासिक भाषण हुआ। मैंने संविधान की कसम ली थी कि इसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पर लगाना पड़े तो हम ऐसा करेंगे। और ये कहकर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे डाला था। हालांकि पार्टी के इस फैसले से कईयों ने चीटिंग महसूस किया। 49 दिनों का सीएम भगोड़ा केजरीवाल, ये शब्द सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने हिंदुस्तान के घर घर पहुंचा दिए थे। आगे चलकर केजरीवाल ने भी माना था कि ऐसे इस्तीफा दे देना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। ऐसी गलती जिससे उभरते गुस्से ने उनको थप्पड़ पड़वा दिया था, लाली का थप्पड़। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फिर हुआ हमला। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रोड शो के दौरान एक शख्स ने केजरीवाल को थप्पड़ मारा। अब देखिए, थप्पड़ मारने वाला शख्स एक ऑटो चालक है जिसका नाम लाली बताया जा रहा। केजरीवाल की ब्रांडिंग में आईटी सेल का तूफानी योगदान रहा। विरोधियों ने जिन खांसी, चप्पल, मफलर का मजाक उड़ाया, उन्हें ही ब्रांड बिल्डिंग का टूल बना लिया गया। फिर आया मफलर मैन को एक सुपर हीरो की तरह पेश करने का आइडिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने उनकी ही पुरानी साथी किरण बेदी को ला खड़ा किया। अन्ना आंदोलन के 2 प्रोडक्ट आमने सामने थे, ओपिनियन पोल
पोल्स कांटे की टक्कर बता रहे थे, पर आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें बटोर ली थी। खुद केजरीवाल 31,583 वोटों से जीते थे। भाजपा की सीएम कैंडिडेट हार गई थी। 14 फरवरी 2015 को अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, वो भी पूरी धमक के साथ। आम आदमी पार्टी ने आगे चलकर अपने कुछ प्रमुख नेताओं को नमस्ते बोलना शुरू कर दिया। इनमें से 4 बहुत ही खास नाम हैं। इन्होंने पार्टी बनने से लेकर उसे खड़ी करने तक हर कदम पर अपना सपोर्ट दिया था। पहला नाम है योगेंद्र यादव, दूसरा प्रशांत भूषण, तीसरा कुमार विश्वास और चौथा आशुतोष। इनकी विदाई भले ही जनता के लिए अनएक्सेप्टेड हो, लेकिन वो अचानक नहीं हुई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही खटपट जारी थी। कई पॉलिटिकल लीडर का कहना है कि कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल के लिए सीधे चुनौती हो सकते थे। वो फेमस भी थे, अन्ना आंदोलन से वो भी निकले थे। विधायकों का एक नाराज तबका कुमार के इर्द गिर्द जमा हो रहा था, जिसे अरविंद केजरीवाल ने सीधी चुनौती माना। नतीजा ये रहा कि राज्यसभा के लिए जो कंफर्म नाम माने जा रहे थे, उनमें से सिर्फ संजय सिंह ही तयशुदा जगह ले पाए। पंजाब में पैर जमाने की कोशिश आम आदमी पार्टी लंबे समय से कर रही थी। 2017 के विधानसभा चुनावों में भी वो पूरी जी जान से लड़ी थी। दिल्ली से बाहर पंजाब ही वो पहला राज्य था जहां आम आदमी पार्टी ने सफलता का स्वाद चखा था। यूं तो 2017 में पार्टी ने गोवा और गुजरात में भी किस्मत आजमाई थी, लेकिन इन 2 राज्यों में उनका खाता तक भी नहीं खुला था, जबकि पंजाब ने आम आदमी पार्टी का ठीक ठाक स्वागत किया था। ऐसा ही कुछ 2014 के लोकसभा चुनावों में भी हुआ था। उन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने देश भर से 434 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन जीती थी सिर्फ 4 ही, और ये चारों की चारों सीटें भी उन्हें पंजाब ने ही दी थी। पंजाब में 2017 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने एक्टर कॉमेडियन गुरप्रीत गुग्गी की सदारत में लड़ा था, और क्या खूब लड़ा था। पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता तो नहीं दी, लेकिन इस बार के हिसाब से भरपूर भरोसा जताया था। 117 सीटों की विधानसभा में 20 सीटें थी। टोटल प्रतिशत का लगभग 24% आम आदमी पार्टी के हिस्से में आया था। सरकार तो कांग्रेस की बनी थी, लेकिन बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल जैसे दिग्गज पार्टियों के होते हुए भी आम आदमी पार्टी मेन ओपोजिशन पार्टी बनी। ये नतीजे आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद करने वाले थे। इसके बाद 2022 के पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी जब उतरी तो वो अपनी पिछली गलतियां ना दोहराने की कसम खाकर मैदान में आई थी। 2017 में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ जोश में चुनाव लड़ा था, उसके साथ बेहतर इलेक्शन मैनेजमेंट का होश नहीं था। इस बार पार्टी ने इस वीक पॉइंट पर जमकर काम किया था। पार्टी ने जनता के सामने दिल्ली मॉडल की कामयाबी को इस बार प्रभावी ढंग से रखा था, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। कहा कि देखो, जो सुख दिल्ली वाले लोग उठा रहे हैं तो आप लोगों को भी मिल सकता है। 300 यूनिट फ्री बिजली, मुफ्त जांच और दवाइयाँ, हर आदमी को हेल्थ कार्ड, 16,000 मोहल्ला क्लिनिक और महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने जैसे वादे भी किए गए। 2017 के चुनावों में आम आदमी पार्टी किसी लोकल सीएम चेहरे के बिना ही उतरी थी। इस बार उन्होंने वो गलती नहीं दोहराई। इस बार उन्होंने चुनाव से पहले अपना सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया था। भगवत मान 2014 से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। वो 2 बार एमपी बन चुके थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में जो 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, उनमें से एक भगवत मान की थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में तो पार्टी से महज एक ही आदमी संसद बन पाया था, और वो आदमी था भगवत मान। पंजाब में इस कामयाबी का इनाम भगवंत मान को मिलना ही था, और वो मिला भी। वो सीएम कैंडिडेट चुने गए और अपनी सदारत में आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी जीत दिलाई। दोस्तों, अब तक हमने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के बारे में जाना। अरविंद केजरीवाल से लेकर भगवंत मान तक, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, आशुतोष जैसे कुछ पुराने नेताओं पर भी बात हुई। इनके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी का चेहरा बन चुके हैं, जैसे मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के सबसे पुराने साथी और दोस्त है। वो तब से केजरीवाल के साथ है जब केजरीवाल परिवर्तन नाम का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाया करते थे। मनीष सिसोदिया ने अपना पहला चुनाव 2013 में बीजेपी के कैंडिडेट को हराकर जीता था। वो 2 बार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी बने। केजरीवाल की तीनों सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। 10 सालों तक कई सारे विभाग संभाले, जैसे फाइनेंस, एजुकेशन, टूरिज्म,
PWD, लेबर, प्लानिंग वगैरह। मनीष सिसोदिया को दिल्ली में एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। उनकी लीडरशिप में दिल्ली में सरकारी स्कूलों की शक्ल बदल गई थी, इतनी कि दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने लगे। एजुकेशन का दिल्ली मॉडल देश विदेश में मशहूर हो गया था। अगले ही साल मनीष सिसोदिया को फाइनेंस एजुकेशन मिनिस्टर का अवार्ड भी मिला। बट फरवरी 2023 में सीबीआई ने उन्हें एक्साइज कैंप में अरेस्ट कर लिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने शराब नीति में बदलाव करके ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया। इसी चक्कर में उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद उन्हें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे देना पड़ा। राजनीतिक गलियारों में दबी जबान में अक्सर कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया को पार्टी से तोड़ने की भाइयों बहनों बीजेपी ने भरपूर कोशिश की। ये गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, लेकिन मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। संजय सिंह भी आम आदमी पार्टी के जन्म से ही पार्टी के साथ है। उससे पहले सोशल वर्क के कामों से जुड़े हुए थे। अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट का भी हिस्सा रह चुके। जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तब वो पार्टी के मुख्य आवाज बनकर उभरे। संजय सिंह बहुत अच्छे स्पीकर है और उन्हें अपनी बात सही ढंग से रखना बाखूबी आता है। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जब बीजेपी किसानों के लिए बिल लेकर आई थी तब संजय सिंह ने उनकी पुरजोर मुखालिफत की थी। उन्होंने उन्हें काला कानून कहा था। दिल्ली शराब घोटाले में उन पर भी आरोप लगे थे। अक्टूबर 2023 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो लगभग 6 महीने जेल में रहे। 3 अप्रैल 2024 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी का प्रमुख महिला चेहरा है। आतिशी आम आदमी पार्टी से 2013 से जुड़ी थी। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने गौतम गंभीर के खिलाफ लड़ा था, जिसमें वो हार गई थी। 2020 में कालकाजी विधानसभा से जीतकर वो MLA बनी। उन्होंने केजरीवाल कैबिनेट में कई खास मंत्रालय संभाले, जैसे एजुकेशन, PWD और कल्चर एंड टूरिज्म। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का फ्रंट पर दिखने वाला सबसे युवा चेहरा है। ये भी आम आदमी पार्टी की शुरुआत से ही पार्टी के साथ है। राघव चड्ढा टीवी डिबेट में पार्टी का स्टैंड मजबूती से रखने के लिए मशहूर है। उन्हें आम आदमी पार्टी का टीवी फेस भी कहा जाता है। इन चेहरों के अलावा भी कुछ और लोग हैं जो आम आदमी पार्टी की पहचान बन चुके हैं, जैसे सत्येंद्र जैन, गोपाल राव, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे वगैरह। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई लिक्वर पॉलिसी यानी शराब नीति लागू की। इस पॉलिसी के तहत राजधानी दिल्ली में 32 जोन बनाए गए और जोन में मैक्सिमम 27 शराब की दुकानें खुलनी थी। इस पॉलिसी की सबसे खास बात ये थी कि सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। इससे पहले दिल्ली में 60% शराब की दुकानें सरकारी होती थी और सिर्फ 40% प्राइवेट। इस कदम पर दिल्ली सरकार ने ये तर्क दिया कि 3500 करोड़ का फायदा होगा। पूछा गया कैसे, तो जवाब मिला कि सरकार ने लाइसेंस की फीस कई गुना बढ़ा दी है। जो L1 लाइसेंस लेने के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, उसकी कीमत 5 करोड़ कर दी गई थी। इसी तरह बाकी कैटेगरीज में भी लाइसेंस फीस में काफी बढ़ोतरी हुई थी। इस पॉइंट पर आम आदमी पार्टी पर पहला आरोप लगा कि सरकार ने बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया। जाहिर है 5 करोड़ की फीस बड़ा कारोबार ही दे सकता है। इससे छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद हो गई और बड़े माफियाओं को लाइसेंस मिलना शुरू हो गए। विपक्ष का आरोप यह भी था कि इसके बदले शराब माफियाओं से करोड़ों की रिश्वत भी ली गई। लाइसेंस फीस में भले ही सरकार को फायदा हो, लेकिन शराब की बिक्री में रेवेन्यू का तगड़ा लॉस हो रहा था। सब कुछ प्राइवेट हो जाने की वजह से सरकार के रेवेन्यू शेयर में काफी गिरावट आ रही थी। बट इस घोटाले की जांच कैसे हुई? नई शराब पॉलिसी की कमियों को लेकर दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के पास शिकायतें आने लगी, जिसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने मामले की जांच CBI को सौंप दी। CBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 15 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की। इन 15 लोगों में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी था।
एफआईआर के 1 महीने बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। हालांकि इस बीच दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी को रद्द कर दिया था। इसी दौरान मामले में ईडी भी कूद पड़ी। उन्होंने सेपरेट मनी लॉन्ड्रिंग केस रजिस्टर करके जांच शुरू की। इस मामले में करीब 16 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इनमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, बीआरएस के नेता के कविता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ऐसा पहली बार हुआ था कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार कोई सिटिंग सीएम गिरफ्तार हुआ हो। ईडी का दावा था कि इस घोटाले के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया है, तो इसलिए इस मनी ट्रेल के लिए उन्हें जवाब देना पड़ेगा। एक गंभीर आरोप ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने ही प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया था। यानी इस पॉलिसी को बचाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी पर हर तरह के रिएक्शन आने शुरू हो गए। भारत का विपक्ष केजरीवाल के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया। सोनिया गांधी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंची। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए विरोध जताया। शरद पवार ने भी इसकी आलोचना की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इसके विरोध में बोलते नजर आए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ नाम से एक रैली आयोजित की थी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी का हमेशा ये दावा रहा है कि वो बदलाव की राजनीति लेकर आए हैं और लोगों के भले के लिए ही काम करते हैं। काफी हद तक ये बात अरविंद केजरीवाल ने साबित भी कर दिखाई। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकते हैं। वो भाजपा के एक अहम सवाल का जवाब हो सकते हैं कि मोदी नहीं तो कौन।